बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से है और वो है डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट। इससे पहले हमने पोलैरिटी डिस्कस की है कि बाज़ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उनमें पोलैरिटी पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई मालिक्यूल है HCl, तो HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.2 है। तो उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव। तो देखा जाए तो ये जो कंपाउंड है, ये जो मालिक्यूल है, दिस मालिक्यूल इज़ पोलर वन, और आप ये कह सकते हैं कि ये पोलर भी है और बच्चों ये क्या है, एक डाईपोल भी है। सो देखा जाए तो इसके अंदर पोलैरिटी है। तो जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी है वो एक्चुअली डाईपोल मोमेंट होती है। तो क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी यानी क्वांटिटेटिवली हम कैसे मेजर करेंगे पोलैरिटी को, that is expressed or explained with the help of dipole moment, with the help of dipole moment। ये जो डाईपोल मोमेंट होती है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो बेटा, जो डाईपोल मोमेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि ये चार्ज Q और डिस्टेंस R के प्रोडक्ट के बराबर है। सो डाईपोल मोमेंट क्या है, डाईपोल मोमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड चार्ज को किससे शो करते हैं, Q से, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्ज, बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस आर बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्जेस का सेंटर है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो और चार्ज, इनका अगर प्रोडक्ट ले लें तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईपोल मोमेंट। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसको न्यू से शो करते हैं, और न्यू बराबर होता है किसके, चार्ज को मैंने क्या कहा किससे शो करते हैं, Q से, और डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, R से। सो Q और R का जो प्रोडक्ट होता है, जो हासिल ज़र्ब होता है, इसको हम क्या कहेंगे, डाईपोल मोमेंट। अब जो डाईपोल मोमेंट होती है, डाईपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको शो करते हैं एक हाफ हेडेड एरो से। सो नेक्स्ट क्या है, म्यू इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। सो म्यू को शो करते हैं बाकायदा एक एरो लगा के, और एरो किधर से किधर लगाते हैं, एरो हमेशा शो करते हैं पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव सेंटर की तरफ। सो जिस तरह HCl है तो हम HCl में एरो लगाते हैं तो हम किधर से किधर शो करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ हम शो करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो नेट डाईपोल मोमेंट होती है वो वेक्टर सम होती है इंडिविजुअल बॉन्ड की। सो इसका मतलब है कि जो नेट म्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डेट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम, यानी वेक्टर के सम के बराबर होती है डाईपोल मोमेंट। और अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। डाईपोल मोमेंट्स के दो यूनिट्स हैं, डाईपोल मोमेंट्स के दो यूनिट्स हैं। एक इसका यूनिट है मीटर कूलम और दूसरा यूनिट क्या है, डीबाई। यूजुअली हम इसको, जो पहला यूनिट है वो है डीबाई यूनिट्स। डीबाई यूनिट्स इसलिए कि जो डीबाई था, ही वॉज अ पर्सन जिसने डाईपोल मोमेंट की इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा दी थी, डीबाई यूनिट, जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। और जो दूसरा यूनिट है जो कि SI सिस्टम में है, SI सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो है कूलम मीटर। एंड SI सिस्टम जो डाईपोल मोमेंट म्यू का यूनिट है, म्यू यूनिट इज़ मीटर कूलम। असल में ये मीटर कूलम यूनिट क्यों रखा गया है, मीटर कूलम यूनिट इसलिए रखा गया है कि म्यू इज़ इक्वल टू Q × R। तो जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है
और जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, मीटर कूलम। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, डिबाई और मीटर कूलम में क्या रिलेशनशिप है। बच्चों जो डिबाई और मीटर कूलम में रिलेशनशिप है वो ये है कि 1 डिबाई इज़ इक्वल टू 3.336 एन टू 10⁻⁻30 cm आर कूलम मीटर। इसका मतलब है कि जब भी आपको म्यू की वैल्यू डिबाई में चाहिए हो, आप क्या करेंगे कि आप जो वैल्यूज़ होंगी मीटर कूलम में, वैल्यूज़ एन मीटर कूलम, उनको आप डिवाइड कर देंगे किस पे, 3.336 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम पे। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो किस में आ जाएंगी, डिबाई में आ जाएंगी। अब उसके बाद हाउ डाइपोल मोमेंट इज़ मेजर्ड, डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट कैसे होती है। बच्चों जो डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडेंसर। सो मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, चूँकि ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितना चेंज आता है। तो डाइपोल मोमेंट को एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडेंसर, इलेक्ट्रिक कंडेंसर। अब बच्चों जो ये इलेक्ट्रिक कंडेंसर है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडेंसर बेसिकली दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं, ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, पावर सप्लाई के साथ। दीज आर द टू प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। सपोज ये जो प्लेट है, दिस प्लेट, दिस इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई while this is toward पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। अब जब कोई फील्ड नहीं होती तो अब देखें आपके जो मालिक्यूल्स हैं वो इस तरह रैंडमली पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़, सिमिलरली ये कोई और मालिक्यूल है, ये कोई और मालिक्यूल है। सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है। सिमिलरली इसका पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव है। सो आप देखें कि जब फील्ड अप्लाई नहीं होती यानी कि करंट ऑफ होता है तो आमतौर पर क्या होते हैं कि अरेंजमेंट क्या होती है, रैंडम। रैंडम से मतलब क्या होती है कि जूं के तूं पड़े होते हैं। और जब क्या करते हैं कि कंडेंसर को चार्ज करते हैं, यानी कि जब कंडेंसर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज करने से क्या मुराद है कि जब हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। बच्चों जब पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद जब पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, बेहतर ये है कि हम इसमें ये प्लस और माइनस इसमें से रिमूव कर दें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे हमने पावर सप्लाई ऑन नहीं की हुई थी। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं यानी फील्ड, तो क्या होता है कि ये जो मालिक्यूल हैं ये रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, तरतीब में अरेंज हो जाते हैं। सो जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ और जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी इस तरह अरेंज हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तमाम के तमाम मालिक्यूल जो होते हैं वो इस तरह लाइन अप हो जाते हैं। सो आमतौर पर क्या होता है कि जो फील्ड सेटअप होती है अप्लाइड वोल्टेज को, उसको डिस्टेंस पे डिवाइड करते हैं। फील्ड को किस पे डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस पे डिवाइड कर देते हैं। तो पोलर मालिक्यूल को जब चार्ज प्लेट के दरमियान रखते हैं, यानी कि जब यहाँ पे पोलर मालिक्यूल को अपने चार्ज प्लेट के दरमियान रखा तो इनका जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसकी तरफ चला जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाता है। यानी आप ये देखें कि ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में डिक्रीज़ आता है। इस डिक्रीज से हम डाइपोल मोमेंट क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि पहले सपोज कोई फील्ड थी उसमें जो कि वोल्टेज थी वो कितनी थी, कोई 30 थी। अब जैसे ही आपने क्या किया कि इसके अंदर आपने ये मालिक्यूल ऐड किए तो मालिक्यूल अरेंज होंगे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो वोल्टेज में डिक्रीज़ आएगा। सो डिक्रीज़ इन वोल्टेज विल गिव यू
डाइपोल मोमेंट, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में जो डिक्रीज़ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ will decrease, will decrease, which is dipole, which is dipole moment measuring टूल। यानी कि जो डिक्रीज़ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वजह से क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंडेंसर दो प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है। इसके अंदर अगर आप किसी भी मालिक्यूल को ऐड करें और उसको कनेक्ट ना करें पावर सप्लाई से, तो ये रैंडमली पड़े होते हैं। जैसे ही आप करंट ऑन करते हैं तो क्या होता है कि ये अलाइन अप हो जाते हैं। अलाइन अप से मुराद ये है कि ये अपना नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि प्लेट्स इनको अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में डिक्रीज़ आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में जब डिक्रीज़ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। नॉर्मली ये होता है कि अभी भी आपको बताया है कि जो वोल्टेज होती हैं, वोल्टेज को हम डिस्टेंस पे डिवाइड कर देते हैं। तो देखें, जब डिस्टेंस तो क्या होगा, वही रहेगा। किसका डिस्टेंस, प्लेट्स का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वोल्टेज होगी उसमें कमी आ जाएगी। वोल्टेज में कितनी कमी आ रही है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनके ऊपर, चार्जेस के ऊपर। अब डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बच्चों, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी दो एप्लीकेशन हैं। एक तो उसकी मदद से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। There are two applications. First one is percentage ionic character. Percentage ionic character कि किसी मालिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होता है। आपको पता है ना, कोई मालिक्यूल 100% कोवलेंट है, ना कोई मालिक्यूल 100% आयनिक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो परसेंटेज IC है उसको मालूम करने के लिए, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है, यानी कि म्यू जो एक्सपेरिमेंटल है या म्यू ऑब्जर्व्ड है, उसको हम डिवाइड करते हैं किस पे, म्यू कैलकुलेटेड पे, जिसको हम आयनिक भी कहते हैं, और उसको किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। अब आपको पता है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल है ये कैसे यूज़ बनाते हैं, बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक कंडेंसर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक कंडेंसर, इसकी मदद से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जबकि ये जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड ये होता है कि म्यू इज़ इक्वल टू क्यू इनटू आर। अब जो क्यू है वो चार्ज है और आर डिस्टेंस है। अब आर नॉर्मली क्या करते हैं कि आर हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ हम ले लेते हैं सिमिलर एटम के दरमियान, या आर जो है वो बॉन्ड लेंथ हम ले लेते हैं। जबकि जो क्यू है, क्यू नॉर्मली हम ले लेते होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी मदद से क्या आ जाता है आपके पास, म्यू कैलकुलेटेड आ जाता है। अब ये जो म्यू एक्सपेरिमेंटल है ये आपको गिवन होता है पेपर में, जबकि म्यू कैलकुलेटेड में चार्ज और आर की वैल्यू भी अक्सर दी होती है। तो आप इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी, मीटर कूलम में। जो वैल्यू मीटर कूलम में आएगी उस वैल्यू को आपने फिर डिवाइड कर देना है 3.336 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम से। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल को कैलकुलेटर पर डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल है वो इलेक्ट्रिक कंडेंसर से मालूम करते हैं और वो आपको पेपर में गिवन होती है। जो कैलकुलेटेड या आयनिक वैल्यू है वो क्यू इंटू आर फार्मूले से मालूम करते हैं, और क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू आपको दी होती है। जो वैल्यू आएगी आपके पास, इस फार्मूले को यूज़ करके उसके यूनिट होंगे मीटर कूलम। अगर आप उसको डिवाई में चेंज करेंगे तो इस पर आपने डिवाइड कर देना है। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिवाइड कर मालूम कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में अगर 100% आयनिक कैरेक्टर हो तो इसका मतलब है कि वो जो मालिक्यूल है वो आयनिक है
और उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर 0 है, और अगर सपोज किसी कंपाउंड में IC 92% है, अगर आयनिक कैरेक्टर 92% है तो इसका मतलब है वो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें कितना होगा, 8% होगा। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप कैसे निकाल सकते हैं। सो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज़ टू फाइंड आउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट से। बच्चों एक तो इसमें यह है कि डाइपोल मोमेंट की मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए है कि एक तो वेस्पर थ्योरी वाला कंसेप्ट था, दूसरा ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई 2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेता हूँ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें सपोज़ एक हमारा H2O है और दूसरा क्या है, CO2 है। अब जो आपका H2O है, H2O की डाइपोल मोमेंट जो होती है म्यू ऑफ H2O, वो बेटा दी होती है 1.85 डिबाई। अब अगर हम H2O का लीनियर स्ट्रक्चर लिखें, हम 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखें, अगर इस तरह हम स्ट्रक्चर लिखें H2O का, तो तरीकाकार ये है कि जो डाइपोल मोमेंट होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो करते हैं। सपोज़ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आप देखें ये H से इस तरफ आपने डाइपोल मोमेंट शो की है, दूसरे H से भी आपने ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट शो की है। सो इसके मुताबिक तो डाइपोल मोमेंट इसकी क्या होनी चाहिए, इसके मुताबिक डाइपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट वाटर की है वो कितनी है, वो 1.85 है। अब 1.85 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम वाटर का स्ट्रक्चर बेंट लिखें और उसके डाइपोल मोमेंट को ऐड होता हुआ शो करें। सो दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो डाइपोल मोमेंट आप शो करें H से किसकी तरफ, O की तरफ। जब H से O की तरफ आप डाइपोल मोमेंट शो करेंगे तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो किसकी तरफ होगी, अपवर्ड होगी, ऑक्सीजन की तरफ। और ये जो डाइपोल मोमेंट होती है इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 1.85 डिबाई। इसलिए जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो बेंट या एंगुलर या वी शेप इस हिसाब से बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम वाटर की जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है वो इसके स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन में हमें हेल्प कर रही है। अगर वाटर की एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट बच्चों 0 होती तो फिर तो लीनियर स्ट्रक्चर होता, लेकिन 0 नहीं है, इसलिए इसका लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं CO2 पे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। CO2 पे आते हैं तो CO2 की जो डाइपोल मोमेंट होती है, CO2 की जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है डैट इज़ 0। तो अब 0 के लिहाज से जो CO2 का स्ट्रक्चर होता है वो एक ही पॉसिबल है कि हम उसका लीनियर स्ट्रक्चर लिखें, क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। तो अगर C डबल बॉन्ड O, सो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देखें ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, दूसरी तरफ भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ रही है, 0। डाइपोल मोमेंट 0 आ रही है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर का इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या थी, 0 थी। तो इसके जो C डबल बॉन्ड O है एक तरफ वो पोलर है, दूसरी तरफ भी पोलर है, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। सिमिलरली अगर अब किसी और कंपाउंड की हम डाइपोल मोमेंट देखना चाहें, ये तो हमने ट्राई एटॉमिक की देखी है, अब सपोज हम टेट्रा एटॉमिक की देखना चाहें। अब जो टेट्रा एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं टेट्रा एटॉमिक में। इसमें इफ़ म्यू इज़ 0, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर म्यू की वैल्यू 0 हो फिर क्या होगा, और अगर म्यू की वैल्यू 0 ना हो तो क्या होगा। अगर डाइपोल मोमेंट 0 और अगर डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, पहला हम लिखते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो, अगर 0 के बराबर ना हो तो टेट्रा एटॉमिक का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पिरामिडल। और अगर उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो
तो ज़ीरो होने का मतलब है कि जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो आपका होगा, डेट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो पहले देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हुए हम अमोनिया को कंसीडर करते हैं, NH3 को। अब जो अमोनिया होता है, अमोनिया की डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होती, अमोनिया की डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होती है। सो अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन। तो अब देखें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सो डाइपोल मोमेंट अगर आप शो करें तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, दूसरे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ आप शो करेंगे, और ये तीसरे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। सो इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो अपवर्ड जाएगी। लिहाजा जो इसकी शेप होगी, जो वेस्पर थ्योरी ने हमें बताई भी है, वो क्या होगी, पिरामिडल शेप इसकी होगी, क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अब एक और कंसीडर हम करते हैं, ये तो अमोनिया की बात हमने की है। अगर हम BF3 ले लें, बोरान ट्राईफ्लोराइड, तो बोरान ट्राईफ्लोराइड में जो बच्चों डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये ज़ीरो कैसे होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरान लिखते हैं। तो बोरान के साथ 3 फ्लोरीन बॉन्डेड हैं, सो एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका बन सकता है कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो, ज़ीरो हो। अब डाइपोल मोमेंट कैसे ज़ीरो होगी, हम इसकी डाइपोल मोमेंट किधर से किधर शो करेंगे। सो इसकी डाइपोल मोमेंट हम शो करेंगे फ्लोरीन से बोरान की तरफ। सो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, तीसरे के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। सो ये डाइपोल मोमेंट अपवर्ड शो होगी। इधर से ये वाली डाइपोल मोमेंट भी फ्लोरीन की तरफ शो होगी, ये वाली डाइपोल मोमेंट भी फ्लोरीन की तरफ शो होगी। सो जो नेट डाइपोल मोमेंट शो होगी वो डाउनवर्ड शो होगी। सो ये जो अपवर्ड वाली डाइपोल मोमेंट है ये डाउनवर्ड वाले के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल हो जाएगी तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगी। सिमिलरली हम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की भी डाइपोल मोमेंट पेंटा एटॉमिक की भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे CCl4 है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। इसका स्ट्रक्चर क्यों टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन आल्सो फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ द शेप। तीसरे नंबर पे डाइपोल मोमेंट की मदद से हम सिस ट्रांस में भी फ़र्क कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम डाइपोल मोमेंट की मदद से सिस और ट्रांस में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स का मतलब है कि अगर सिमिलर ग्रुप एक तरफ लगे हों तो उनको क्या कहते हैं, सिस, अपोजिट लगे हों तो उनको क्या कहते हैं, ट्रांस। फॉर एग्जांपल आप ये बेंजीन को देखें, इस बेंजीन में डाइक्लोरोबेंजीन अगर हो तो आप देखें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नेगेटिव क्लोरीन है और जो ये कार्बन हैं ये पॉजिटिव हैं। सो डाइपोल मोमेंट इसकी इधर हमने शो की, इसकी डाइपोल मोमेंट अपवर्ड शो की, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, वो इधर होगी। तो इसका मतलब है अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, डाइपोल मोमेंट इसकी ज़ीरो नहीं है तो ये क्या है, सिस है। और अगर 1,4 डाइब्रोम क्लोरोबेंजीन हो, यानी ये देखें ये 1 और ये 4, तो इनकी अगर हम लिखें तो देखें इसकी डाइपोल मोमेंट अपवर्ड, इसकी डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो डाइपोल मोमेंट आपको ये भी शो करती है कि इफ़ म्यू इज़ ज़ीरो तो आपका जो आइसोमर है वो क्या होगा, ट्रांस। और अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो आइसोमर क्या होगा, सिस। सो सिस और ट्रांस आइसोमर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।